ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं सत्ता का महासमर, और अब सत्ता के महासमर में हम पैनल के साथ में चलेंगे और हमारे पैनलिस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यशवर्धन सिंह हमारे साथ में कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और नरेंद्र कटारा हमारे साथ में भाजपा से जुड़े हुए हैं। अभी तक की जो वोटिंग हुई है लगभग 6 घंटे बीतने को हैं और इस पे हम पहला रिएक्शन चाहेंगे। नरेंद्र जी, अभी तक का क्या फीडबैक मिल रहा है वोटिंग का? शानदार चल रहा है। हमारे बूथ अध्यक्षों से बात हो गई, शक्ति केंद्रों पे बात हो गई, मंडल अध्यक्षों से बात हो गई, पन्ना प्रमुखों से मैं अभी संवाद केंद्र के माध्यम से बात करके आ रहा हूँ। हम लोग लगातार, हमारा वोट निकल रहा है और राष्ट्र हित में मतदान कर रहा है। इस बार हमारा मत प्रतिशत जो है वो पहले से ज्यादा रहेगा, क्योंकि हमने सारे संगठन के पदाधिकारियों, सुबह हम 5 बजे से फोन करने लगे, सबसे बात होगी, सबने आश्वस्त किया है कि हमारा वोट 100% डलेगा, मतदान करेगा। भारत बीजेपी से जुड़ा हुआ मतदाता, राष्ट्र से जुड़ा हुआ मतदाता, राष्ट्रवादी पार्टियों से जुड़ा हुआ मतदाता 100% वोटिंग करेगा और बम्पर वोटिंग होगी। नरेंद्र जी, आपने एक बात कही अभी कि हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो 19 अप्रैल को कुछ खामियां रही आप लोगों से जिससे वोटिंग नहीं बढ़ पाई और अब वोट बढ़ जाएगा? नहीं, हमारा जो वोट बैंक था वो डला है। एक्चुअली क्या है, जो ये कम आ रहा है, ये आ रहा है इन लोगों नहीं डला। ये दूसरी पार्टियों के वोट नहीं डल पाए, केवल बीजेपी के वोट डल पाए जो पहले फेज में डले। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम जिले से लेकर पन्ना तक अपनी मेहनत करते हैं, सक्रियता से रहते हैं। हमारे पास रिकॉर्ड है, किसको 20 घरों में जाना है, किसको 10 घरों में जाना है, किसको किस कॉलोनी में जाना है। इसलिए हमारा वोट बैंक कहीं नहीं जा रहा। हमारा वोट के पास में जाना चाहूंगा। यशवर्धन जी, क्या कुछ लग रहा है अब तक की वोटिंग परसेंटेज है? 11 बजे तक की अगर हम बात करें तो 26 कुछ परसेंट वोट डला है, यानी कि 27 के आसपास आप मान लीजिए। तो क्या लगता है, ये 4 घंटे का वोट था। बीजेपी का मानना है कि हमने मॉनिटरिंग की है और जो मतदाता निकल रहा है, पिछली बार भी अगर वोटिंग परसेंटेज कम हुई लेकिन इनके लोगों ने तो वोट डाल दिया, ये इस तरह से आश्वस्त है। आपका क्या कहना है? जी देखिए, जब तक हम डेटा को सेग्रीगेट करके नहीं देखेंगे, क्लियर पिक्चर आएगी नहीं। ग्रामीण इलाकों में जो मतदाता है उसको कांग्रेस का ज्यादा बड़ा मतदाता माना जाता है, शहरी क्षेत्र में भाजपा के ज्यादा माने जाते हैं, जबकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर हम डेटा को सेग्रीगेट करके देखेंगे तब पता लगेगा। पिछले चरण में जो मतदान हुआ उसमें अगर आप देखेंगे तो जो प्रभावित वर्ग हैं, जो सरकारी योजनाओं से लाभान्वित थे पिछली सरकार में, गहलोत सरकार में, और नई सरकार बनते ही उन योजनाओं को बंद कर दिया गया, उनके जीवन पर प्रभाव पड़ा। और जो अभी इन लोगों ने जो एक वॉर क्राई दिया कि हमें 400 सीट दे दो तो हम संविधान बदलेंगे, इनके अलग अलग सांसदों ने कहा, तो इस तरह के जो वर्ग है उसने खुलकर कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया कि ये पूरी तरीके से पूरे व्यवस्था को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे चिरंजीवी योजना वगैरह थी उसको इन लोगों ने कम कर दिया, अभी तो पूरी तरह बाधित ही चल रही है। जो टेंडर्स हुए थे उनको कैंसिल कर दिया, तो काम पूरा राजस्थान में रुक गया है। तो राजस्थान के मतदाता ने भाजपा के खिलाफ उस वोट किया है। और अगर आप 19 तारीख वाला जो मतदान देखेंगे, उसकी जो लाइंस है, जैसे शेखावाटी है, उस पूरी शेखावाटी ने अग्निवीर स्कीम के खिलाफ इनको वोट दिया है। पूरे जो नव मतदाता है, जो 18 साल का जो बच्चा फौज में जाना चाहता था, वो उसने इनके खिलाफ वोट दिया है। दौसा में अगर हम SC ST वर्ग को देखेंगे तो उन्होंने जो इनके अलग अलग नेताओं ने बयान दिए, जैसे ज्योति मिर्धा ने दिया, साउथ के बहुत सारे सांसदों ने दिया कि आप हमें 400 सीट दो तो हम संविधान बदल देंगे, तो उसके खिलाफ वोट दिया है। तो हर जगह अलग अलग वर्गों ने कांग्रेस के पक्ष में खुलकर मतदान किया है और ये बात 4 तारीख को साबित हो जाएगी कि किसके पक्ष में मतदान हुआ है। चलिए यशवर्धन जी, मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। नरेंद्र कटारा जी, आपकी बात का जवाब देने के लिए आतुर हो दिखाई दे रहे हैं मुझे। दावा अपना अपना है। बीजेपी को लगता है कि जो 19 तारीख को वोट पड़ा वो हमारा वोट पड़ा। कांग्रेस को लगता है कि जो वोट पड़ा है वो बीजेपी के खिलाफ पड़ा है, लिहाजा कांग्रेस में पक्ष में पड़ा है। खैर, लेकिन नरेंद्र जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? यशवर्धन जी ने कहा है कि अग्निवीर जो स्कीम लेकर के आई है सरकार, उसके खिलाफ शेखावाटी में वोट पड़ा है। ये देखो, ये इनके मनगढ़ंत सोचे हैं और ये हमेशा से कांग्रेस ने देश को गुमराह करने का काम किया है। पहले प्रधानमंत्री से लेके, बंटवारे से लेके और जम्मू कश्मीर तक, और आज भी यही कर रहे हैं। ये गुमराह कर रहे हैं लोगों को कि संविधान बदला जाएगा। क्या आपने संविधान बदला? क्या इनको कैसे पता लग जाता है कि ये क्या करने वाले? इनको खुद को नहीं पता। राजस्थान में पेपर लीक होते, मैंने शांति सुनी, एक सभ्यता का परिचय दीजिए प्लीज, है ना? अच्छे संगठन से हैं तो आपने परिचय दिए, मैं एक बार भी नहीं बोला आपके बीच में, ठीक है?
देखो पेपर लीक होते हैं तो इनके मुख्यमंत्री जी को पता नहीं लगता, इनके गृह मंत्री जी को पता नहीं लगता। जब महिलाओं के साथ अत्याचार होते हैं तो पता नहीं लगता। इनके यहाँ पे चोरी डकैती राजस्थान में होती है तो पता नहीं लगता। युवाओं के साथ अत्याचार होता है तो पता नहीं लगता। अपने अपने वीर जवानों की महिलाओं को रोड पे खींचा जाता है, पता लगता। इनको पता लग जाता है संविधान बदला जाएगा। ये देश को गुमराह करने का काम ये लोग करते हैं और इनके पास कुछ भी नहीं। आप कह रहे हैं कि गुमराह करना और नेग्लिजेंसी का जो आरोप लगा रहे हैं आप कांग्रेस पर, उसका खामियाजा 2023 के विधानसभा चुनाव में उठा चुकी है। बिल्कुल। लेकिन अभी वोटिंग परसेंटेज जी जो आप दावा कर रहे हैं उससे तो बढ़ना चाहिए। वो वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ा। इसका असर ये हुआ कि राजनीतिक दलों को चिंताओं में डाल दिया। वोटिंग परसेंटेज जो घटने का कारण है, इन लोगों के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने चुनाव से पहले ही हथियार डाल दिए। आप बयान देख लिए ना, प्रताप सिंह खाचरियावास जी ने क्या कहा कि मुझे जो जबरदस्ती लड़ाया जा रहा है, लोग इनका टिकट वापस कर रहे हैं। आप देखो अपने राजसमंद वाले प्रत्याशी ने क्या किया, अजमेर वालों ने क्या किया। इनके प्रत्याशी ही चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे। जो लोग एमएलए पे चुनाव हारे हुए, वो सारे चीज जो बेचारे अपना मुश्किल से बच के भाग रहे थे, उनको पकड़ पकड़ के लाके चुनाव लड़ा रहे हैं। तो इनके कार्यकर्ताओं में, इनके जो वोट बैंक है थोड़ा बहुत जो बचा था, उसमें भयंकर निरस्ता है इनके कार्यकर्ताओं। आप देखो किस प्रकार से ज्वाइनिंग हुई है। ये निराशा के घोर उसमें फंसे पड़े हैं, केवल बहकाने के अलावा, लोगों को गुमराह करने के अलावा इनके पास कुछ नहीं। क्योंकि इनके अंदर वो तो है ही नहीं ना कि हम कुछ कहेंगे कल को जनता पूछेगी। ये बात करते हैं संविधान बदलने की, इनको पूछो कल को जनता पूछेगी तो क्या होगा, कैसे पता इनको संविधान बदलेंगे। क्योंकि ये इस मानसिकता से करते हैं कि इस देश को कैसे भी बनाया जा सकता है। हम शुरू से इस देश को बनाते आए, इस देश को बहकाते आए, इस देश को बांटते आए, इसी प्रकार से बांटते हैं। लेकिन अब नहीं चलने वाला। अब जनता सब समझती है, वो विकास में विश्वास रखती है, विकसित भारत में विश्वास रखती है, इसलिए वो मतदान कर रही है। और बीजेपी का वोट बैंक पहले से बढ़ के आ रहा है। आप चुनाव के नतीजों में देख लेना, बीजेपी पहले से ज्यादा मतों से जीतेगी। चलिए जवाब देंगे अब यशवर्धन जी इसी बात का। जी, सबसे पहली बात तो मुझे लगता है भाजपा प्रवक्ता महोदय ने अपने लोकसभा प्रत्याशियों के भाषण नहीं सुने। ज्योति मिर्धा कह रही है खुलकर कि 400 सीटें दीजिए, हम संविधान बदलेंगे। पहली बात। दूसरी बात, आप जिन बातों को कह रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, यानी प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इतनी बेशर्मी से झूठ बोल जाए। कांग्रेस मैनिफेस्टो में किस जगह लिखा है? गलत शब्दों का उपयोग ना करें। हाँ, गलत नहीं है शब्दों का। आपके अध्यक्ष में चल रहा है, वो हमारे नेता है। मैं आपको बेशरम बोलूंगा, मैं आपको बेशरम बोलूंगा, ध्यान कर लीजिए आप। उनको मेरे नेता के गलत शब्दों को करें, मैं आपको बेशरम बोलूंगा। गलत शब्दों का चयन ना करें। मैं ऑब्जेक्शन करता हूँ ऐसे शब्दों का चैलेंज कर रहा हूं। मैं ऐसी जगह से आता हूँ, मैं बहुत गलत भाषाओं को लगाऊंगे तो गलत शब्दों का उपयोग ना करें। प्रवक्ता महोदय, आप तो साक्षात पढ़े लिखे हैं, आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए। गलत भाषा का उपयोग नहीं करेंगे। आप मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए, गलत भाषा का उपयोग करेंगे, पढ़ लीजिए। आप माफी मांगिए, आप माफी मांगिए। गलत भाषा का प्रधानमंत्री ऐसी भाषा का उपयोग करेंगे, आप माफी मांगिए। आप स्टूडियो में, आप ऐसे चैनल पे बैठे हो, भाषा का उपयोग करेंगे। आपका इससे आपके जनता से आपने देश को बांटा है। हमारे मैनिफेस्टो में किस जगह लिखा हुआ है? नरेंद्र जी आप बोल सकते हैं, आप ही ने तो पहले मत बोलिए। नरेंद्र जी आप सुनिए, नरेंद्र जी आप सुनिए। नरेंद्र जी, आपने ऑब्जेक्शन किया था कि आप अच्छी पार्टी से हैं, आप सुनिए। तो जरा आप भी धैर्य रखिए, सुनिए अभी इनको एक बार, आप जरा सुनिए, आप सुनिए, आप जरा सुनिए, आप सुनिए। नरेंद्र जी, आप ही के नाम राशि जो है, उन्होंने जनता में कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये लिखा हुआ है कि मुसलमानों को आपकी संपत्ति छीनकर मुसलमानों को दे देंगे, आपके मंगलसूत्र छीन लेंगे, आपकी संपत्ति छीन लेंगे। ये किस जगह लिखा हुआ, आप बताइए मुझे। इतना झूठा प्रचार। आप मुसलमानों को ओबीसी लाने का क्यों प्रावधान कर रहे हैं? आप ओबीसी में क्यों ला रहे हैं? जवाब पे ले आऊंगा जब देने की बात बोलने दीजिए। नरेंद्र जी, इनको पूरी बात बोलने दीजिए, मैं लौटूंगा आपके पास। नरेंद्र जी जरूर जवाब। मैनिफेस्टो में, हमारे मैनिफेस्टो में महिला, बालक, युवा, एससी, अल्पसंख्यक, ईडब्ल्यूएस, हर वर्ग के लिए, किसान, मजदूर, हर वर्ग के लिए हमने पूरी स्कीम का खुलासा किया है। हमने पूरे एग्जाम कैसे होंगे, कितने पद भरे जाएंगे, कितने पदों पर किस तरीके से भर्ती होगी, किस वर्ग को कितना पैसा दिया जाएगा, वो सारा का सारा खुलासा। 48,000 करोड़ रुपए का जो बजट है, उनमें से 20,000 करोड़ यहाँ लौट किए जाएंगे, 10,000 करोड़ यहाँ लौट किए जाएंगे। हमारा मैनिफेस्टो पूरी तरह पॉजिटिव मैनिफेस्टो है। उसमें किसी जगह ये नहीं लिखा हुआ है कि हिंदुओं की संपत्ति मुसलमानों को दे देंगे। इतना झूठ कैसे बोला जाता है?
बोल रहे हैं देश के। जवाब दो भाई साहब। हाँ दीजिए। आ रहा हूं। चले माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इन्होंने बाकायदा, इनकी सरकार ने कहा था कि हम मुसलमानों को ओबीसी में लाएंगे। क्या ये कह सकते हैं कि नहीं किया इन्होंने? ऐसा नोटिस नहीं लाए थे, सरकारी दस्तावेज नहीं बनाया था इन्होंने? ये मुसलमानों को ओबीसी में लाके क्या करना चाहते हैं? ये तुष्टीकरण की राजनीति क्यों करते हैं? ये लगातार इन्हीं कामों को काम करते हैं। कहाँ लिखा हुआ है? मैं सरकारी दस्तावेज की बात कर रहा हूं। इन्होंने ऐसा प्रपोजल बनाया था नहीं बनाया था, ये यस करे या नो करे, प्रधानमंत्री ने बाकायदा भाषण में कहा है कि ये मुसलमानों को ओबीसी में लाना चाहते थे। इन्होंने ऐसा प्रस्ताव बनाया नहीं बनाया, यस नो करे। ये लोग तुष्टीकरण पे लगातार देश को बांटते आए हैं और उसी का खामियाजा बदल रहे हैं। इन्होंने भाई भाई को बांटा है, जाति जाति को बांटा है, समुदाय को बांटा है, देश को बांटा है और उसी में आज नरेंद्र जी वापस आ रहा हूं मैं। 30 सेकंड आपकी बात का जवाब मैं यशवर्धन जी से दिलाऊंगा और हमारे सहयोगी अनिल हमारे साथ में जुड़े में। यशवर्धन जी, सरकारी डॉक्यूमेंट की बात की नरेंद्र कटारिया जी ने कि आप, क्योंकि ये खैर चलिए अभी राजनीतिक दलों का एजेंडा है कि चुनाव को किस दिशा में लेकर के जाना है, लेकिन इन्होंने सवाल उठाया तो आप जवाब देंगे इसका? भाजपा प्रवक्ता ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर तुष्टीकरण का एक बड़ा आरोप लगाया है। नरेंद्र मोदी जी ने खुद ने कांग्रेस पर मुसलमानों की 70 उपजातियों को गुजरात में आरक्षण दिया नरेंद्र मोदी जी ने। तो ये अपने उस मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री पर तुष्टीकरण का आरोप लगा जवाब दीजिए, उसका जवाब दीजिए आप। तुष्टीकरण का आरोप 70 माननीय संपादक महोदय जो पूछे उसका जवाब दीजिए आप। मुसलमानों की 70 उपजातियों को नरेंद्र मोदी जी ने आरक्षण दिया। 70 उपजातियों मुसलमानों की। मैं दोनों को रोकना चाहूंगा। अनिल हमारे साथ में, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अनिल, वोटिंग परसेंटेज पे हम फोकस करेंगे और मुद्दा भी यही था। वोटिंग में निरस्त अगर आती है, क्या लगता है? दावा तो अपना अपना हो सकता है। बीजेपी का कहना है कि जो डल गया वोट हमारा, और कांग्रेस का कहना है कि जो वोट डला वो तो हमारा है। अभी जो गवर्नमेंट बैठी हुई है उसकी नीतियों के खिलाफ वोट डल रहा है, कांग्रेस का यह दावा है। लेकिन मतदाता को लेकर के क्या लगता है आपको? ये मैं दोनों ही दलों को इस बात को लेकर के इंगित करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि आप जिन युवाओं को लेकर के दम भर रहे हैं कि हम युवाओं का भविष्य बदल देंगे, युवाओं के लिए ये कर देते हैं, आप में कोई दिलचस्पी नहीं है। 36% युवाओं ने पहले फेज में मतदान किया है। कितना? 36%, 36 या 38%। तो आप अंदाजा लगा लीजिए क्या स्थिति है। 38%, माफ करेगा, 38% युवाओं ने वोट किया है। 62% खारिज कर रहे हैं कि वोट ही नहीं डालना, किसी में दिलचस्पी नहीं है। तो वाकई केवल दावेवीर है राजनीतिक दल, या उस हकीकत को समझने की कोशिश करेंगे कि युवा का मोह भंग क्यों हो रहा हमारे से? देखिए, हकीकत तो समझा है और यही वजह है कि पहले चरण के बाद में पार्टियां सचेत भी हुई। हालांकि दावे जिस तरह से कर रहे हैं कि हमारा वोट पड़ गया, ये पता नहीं कि पार्टियां किस चलनी से छानती हैं वोटर्स को, कि उनको पता लग जाता है कि ये वोट हमारे ईवीएम में जो कैद हुआ वो हमारे पक्ष का यहाँ पर आया है। लेकिन टेंशन जरूर देखे गया पहले चरण का मतदान, और हमने देखा भी है पहले चरण के मतदान के बाद में जिस तरह से चुनाव चल रहा था, उस चुनाव में व्यवधान भी देखा गया और ये तक देखा गया कि पार्टियां दूसरे मुहिम में जुटी, जो कि राजनीतिक दलों के शायद मकसद चुनाव की तैयारी जब होती है तब होता है कि ज्यादा से ज्यादा वोट कैसे डलवाए जाए। अब पहले चरण की जो चीजें रही, 58% के आसपास तक मतदान रहा, टेंशन देने वाला रहा। अब दूसरे चरण का जो मतदान चल रहा है। जी अनिल, बिल्कुल दूसरे चरण के मतदान में राजनीतिक दलों ने अपनी ओर से भी भरपूर कोशिश की है। राजस्थान की बात कर लेते हैं। जयपुर राजधानी में कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। बीजेपी भी चाह रही है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़े और कांग्रेस भी चाह रही है। और बाड़मेर को ले लीजिए, एकदम सुदूर है, और बांसवाड़ा को ले लीजिए। अभी तक की अगर वोटिंग की बात करें तो वहां जहां उम्मीद की जा रही थी कि यहां पे तो वीआईपी सीट है, अच्छी वोटिंग हो रही होगी, लेकिन नहीं हो रही। वो चाहे आप जोधपुर को ले लीजिए जहां से चुनाव लड़ रहे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, या फिर कोटा ओम बिरला, झालावाड़ से दुष्यंत सिंह क्योंकि वसुंधरा राजे सीधी जुड़ी हुई है वहां से, जालोर सिरोही जहां से जुड़े हुए हैं सीधा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। लेकिन वोटिंग परसेंटेज बांसवाड़ा और बाड़मेर, यहां लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो ये कुछ अलग तस्वीर बयां कर रही है अनिल। देखिए, बिल्कुल बाड़मेर में तो होना ही है। बाड़मेर में त्रिकोणीय मुकाबला जो बना हुआ है वो वोट को खींच के ला रहा है। तीनों प्रत्याशी अच्छे दावेदार भी हैं, अच्छा कंटेस्ट भी वहां पर देखा जा रहा है,
और एक रोचकता इसलिए बनी कि वहां के बाड़मेर का जो चुनाव है वो भारत में पूरी तरह से छाया हुआ है। हर कोई अगर पहले चर्चा करता है तो यह कहता है कि यार बाड़मेर की क्या स्थिति होगी, बाड़मेर में कौन जीत रहा है, रविंद्र सिंह भाटी की क्या स्थिति है, बीजेपी कौन से पोजीशन में आ रही है, क्या बीजेपी जीत सकती है, पीएम मोदी की रैली हो चुकी है, जनसभा हो चुकी है, क्या कुछ उसमें सुधार आया है। ये तमाम जो गणित है बाड़मेर की सीट को लेकर आम जनता में भी कयास है। आज जैसे ही वोट डल रहे हैं अभी भी लोगों के फोन यहाँ पर आ रहे हैं कि यार ये जो मतदान प्रतिशत ये क्या कह रहा है, क्या कुछ गणित वहां पर बदला है या जो पहले जो कयास लगा रहे थे उसी तरह का गणित यहाँ पर चल रहा है। तो ये कंडीशन जो है इसी तरह की बनी है वहां पर कि जो त्रिकोणीय मुकाबले ने काफी रोचकता वहां पर पैदा की है। और बांसवाड़ा इसी तरह का है, बांसवाड़ा में भी महेंद्र सिंह मालवीय जो कि पहले कांग्रेस में थे, बीजेपी में आए, भाजपा ने टिकट वहां पर दी है और रास्ता रोड से सीधा मुकाबला है। हालांकि कांग्रेस के उम्मीदवार ने नामांकन वापस भले ही नहीं लिया लेकिन समर्थन वहां पर दे दिया है। तो वो रोचकता जो है आम आदमी को खींच कर ला रही है पोलिंग बूथ तक, और उसी के चलते ये कहा जा सकता है कि अच्छी परसेंटेज इन दोनों सीटों पर है। लेकिन ऑल ओवर 13 सीटों का भी देख किया जाए अभी तक पहले चरण के मुकाबले काफी अच्छा मतदान हो रहा है, उत्सुकता देखी जा रही है, लोग पोलिंग बूथ तक जो है वो पहुंच भी रहे हैं। गर्मी चाहे तेज है, हम देख भी रहे हैं कि कई जगह से टेम्परेचर की जो सूचनाएं हैं काफी 40 डिग्री के आसपास तक टेम्परेचर है, लेकिन मतदान करने के लिए लोग लोकतंत्र के इस पर्व में पोलिंग बूथ तक पहुंचने की पूरी करके हिस्सा ले रहे हैं। अनिल वापस लौटूंगा मैं आपके पास में, मैं नरेंद्र जी आपके पास में और यशवर्धन जी के पास में जाना चाहूंगा। कई जगह से समाचार मिल रहे हैं वोट का बहिष्कार किया गया है। वोट का बहिष्कार किया जाना बड़ी चिंता की बात है, और एक बूथ ऐसा भी रहा जहां पे कुछ बूथ हैं वहां पे 3000 मतदाता मात्र 2 वोट पड़े। तो ऐसा क्यों नजरअंदाज क्यों किया जाता है? आप लोगों का धरातल पर इतना बड़ा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोग हैं, आपकी मैन पावर है, लेकिन क्या लोग मतदाता को टटोलने के लिए, मतदाता का वोट डालने के लिए ये नहीं देखते हैं कि हाँ उनकी दिक्कतें क्या हैं जिसे हम दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं, और वोट डालने नहीं पहुंच रहे लोग। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? देखो, ये मेरे पास सूचना ऐसी नहीं है, आपने कहा है, मैं इसको गंभीरता से लूंगा। और अगर ऐसा विषय है कि मतदाता बहिष्कार कर रहे हैं और 2 ही वोट डले तो ये बहुत गंभीर विषय है। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपके स्टूडियो से जाते ही प्रशासन को सूचित करूंगा और हमारे कार्यकर्ताओं को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मतदान में कोई भी व्यक्ति वोट नहीं डालता है वो अलग बात है, लेकिन अगर सामूहिक रूप से कोई बहिष्कार होता है तो ये लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। हम सब चिंता करेंगे। आपने बहुत गंभीर विषय उठाया है और इसको इतनी ही गंभीरता से लेते हुए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वहां वोटिंग करवाएंगे। कई जगह पे ऐसी स्थिति बनी हुई है, पाली में बनी हुई है, दूसरी जगह पे बनी हुई है, कई ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। जन टीवी ने फ्लैश भी किया है, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि प्रशासन को सूचित करें, हमारी टीवी को मॉनिटर कर रहे हैं, डीआईपीआर में वहां से इंफॉर्मेशन भी भेज मैं आपको संवाद के बाद उन लोगों का यह कहना है, बूंदी की बात कर लेते हैं, चाहे आप पाली की बात कर लीजिए, वहां लोगों का सिर्फ यह कहना है कि हम कई दिन से एडमिनिस्ट्रेशन को कह रहे हैं कि गंदा पानी निकाल दीजिए या पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, तो हम इससे बच कैसे सकते हैं? मेरा सिर्फ सवाल राजनीतिक दलों पर इस वजह से उठाना लाजमी होगा कि केवल वोट का दोहन करने के लिए राजनीतिक दल कवायद करते हैं, पब्लिक की तकलीफ क्या है उस पर कोई गौर नहीं करता। अगर आपकी पार्टी के नेता रोड शो कर रहे हैं, बूथ पे जा रहे हैं, तो ये किसी का ध्यान नहीं पड़ा, जबकि वहां के लोगों का कहना है कि हम पिछले 2 महीने से लगातार ज्ञापन दे रहे हैं, धरने दे रहे हैं, इस पर ध्यान क्यों नहीं गया किसी का? जी, मैं आपकी बात एक बार जवाब दे दूं। मैं आपकी बात को गंभीरता से लेता हूं। अगर ऐसा हुआ है फिर भी मैं मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि किसी भी संकट से भागना, अगर तुम्हारा सही नहीं हो रहा, आपके समस्या है तो समस्या से भागोगे तो समस्याएं और बढ़ेंगी। लोकतंत्र में आपका अधिकार है, उसका प्रयोग कीजिए और अपने ऐसे लोगों को जिताइए जो आपकी समस्या का समाधान करते हैं। बूंदी में मुझे लगता है वहां पे विधायक इस बार भी नहीं बदले, ये समस्या का कारण बना हुआ है। लेकिन फिर मैं आपको वादा दिलाता हूं और उनसे अपील करता हूं कि आप वोटिंग करें और भारतीय जनता पार्टी आएगी और सबसे पहले इसका समाधान करेगी। मैं आज बात करके आपको वापस जवाब दूंगा कि उन लोगों ने मतदान किया, मैं पूरा मतदान कराने के पक्ष में मतदान होगा। नरेंद्र जी, जहां आपके विधायक है वहां पे भी स्थितियां बनी है, एक ही जगह बहिष्कार नहीं है, कई जगह पे बहिष्कार की सूचना आ रही है। सुनिए, जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक है वहां नहीं हो सकता ऐसा। पाली में आपके सांसद है, सोजत में आपके विधायक हैं, लेकिन वहां पे भी बहिष्कार है। अगर ऐसी स्थिति में मैं वहां के स्थानीय अभी संगठन के लोगों से बात करके मतदान कराएंगे, मैं आपसे वादा करता हूं और समस्याओं का समाधान भी होगा। आपके पास में जाना चाहूंगा और आपसे इसका रिएक्शन जानना चाहूंगा कि मतदाता का मतदान से ही बहिष्कार कर देना
ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। अभी पिछले फेज में मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ पे गाडोली, हमीरपुर, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे गांवों ने वोटिंग का बहिष्कार कर दिया। तो मैं भी उनके पास गया, मैंने कहा वोटिंग का बहिष्कार मत करो, अपने मत का तो उपयोग करो, चाहे पक्ष में करो चाहे विपक्ष में करो। उन लोगों ने कहा कि साहब हमारे पानी की बड़ी समस्या है और यमुना जल समझौता कथित रूप से ये कर लिए हैं, मैं उसमें लिटिगेंट भी हूं कि इन लोगों ने 17 फरवरी को कोई समझौता किया है, 19 अप्रैल को चुनाव है, 2 महीने तक ये 2 पन्नों का समझौता सार्वजनिक करने को तैयार नहीं है। बहुत सारे अधिकारी गए, बहुत सारे लोगों ने बात की, लेकिन सरकार ने वो समझौता सार्वजनिक नहीं किया। फाइनली 15 तारीख को मेरे पास आया, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया ये समझौता है और इसमें राजस्थान के हितों के साथ ये कुठाराघात हुआ है। लेकिन इन लोगों ने वो 2 पन्नों का समझौता, अगर वो 2 पन्नों का समझौता सार्वजनिक कर देते तो बहुत आपके पास आ गया तो सार्वजनिक बचा क्या? नहीं, सार्वजनिक आया कहां से? सरकार ने जारी नहीं किया। 2 पन्नों का समझौता सरकार ने जारी नहीं किया। गलत तरीके से कहां से निकलवा लिया? ये तो अपराध है ना, किसी को दस्तावेज को चोरी छुपे निकलवाना। भैया सरकार ने जारी नहीं किया, चोरी छुपे निकलवाना, तो ये तो अपराध है। ये तो अपराध है साहब। अगर सरकार ने जारी नहीं किया कोई दस्तावेज और एग्रीमेंट जारी नहीं किया, नरेंद्र जो कहां से लेकर के आए सुन लीजिए। नरेंद्र जो लेके कहां से आए वो बता रहे हैं, लेके कहां से आए नरेंद्र जी, लेके कहां से आ रहे हो बता रहे हैं। यशवर्धन जी बता रहे हैं कि लेके कहां से आए। जी यशवर्धन जी बता दीजिए। हमारी ही संघर्ष समिति के एक्टिविस्ट दिल्ली गए और दिल्ली जाकर सरकारी कार्यालय से उसकी कॉपी लेकर आए। राजस्थान सरकार ने उसको जारी नहीं किया। तो ये बताइए आपकी 2 पन्नों का, अगर आपने कोई एमओयू किया था आप क्यों छुपा रहे हैं उससे? इतने सारे गांव उसमें सारे समझौते वेबसाइट पे डाल रखे हैं, सारे समझौते वेबसाइट पे कोई भी जाकर देख सकता है। जितने भी समझौते हुए हैं सब वेबसाइटों पे डले हुए हैं, उस सरकार की वेबसाइट पे डले हुए हैं और हमारी सरकार की वेबसाइट पे भी डले हुए हैं। ये गुमराह करने का काम कांग्रेस करती है। मैं इसमें कतई विश्वास नहीं करता। जो भी सरकारी दस्तावेज जहां मुख्यमंत्री जी के, मंत्री जी के साइन हुए वो लगातार वेबसाइटों पे डलता है और जारी किया जाता है। ये गुमराह करने का काम करते हैं। नरेंद्र जी एक बार सुन लीजिए, देखिए आप बोल रहे हैं से वो बोले नहीं थे बीच में, जरा एक बार सुनिए। समय कम है, अपनी बात आप 30 सेकंड में कह दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आप सामान्य जानकारी दे रहे हैं कि सरकारी वेबसाइट पे थी, तो ये तो जो अधिकारी गए थे जल विभाग के, पीएचईडी के, वो उनको एक प्रिंट आउट दे देते गांव वालों को, साहब ये देख लीजिए ये है समझौता। वो लगातार मना करते रहे। आपके कहने से कौन मान लेगा? 17 फरवरी को हो गया भाई, आपके कहने पे कौन विश्वास करेगा? क्या था? आप भेजिए, किसको चाहिए कागज में दिला दूंगा। कागज में क्या है? कोई सरकारी दस्तावेज है, आपको मालूम ही नहीं है। ये ऐसा नहीं है, कोई नहीं। आप गुमराह करते हो लोगों को। कोई गया नहीं गया, सब कुछ क्लियर है। मालूम नहीं है। आदरणीय मोदी जी के बाद में जितना डिजिटल हुआ है, आप प्रधानमंत्री कहते थे 1 रुपया जाता है, हर एक में आदरणीय मोदी जी पैसे पहुंचता है। हम 1 रुपया दे रहे हैं मोदी जी, और हो सकता है हम कुछ जनता के सामने रखते हैं। हमारे अनिल आपके पास हमारा साथ दे रही है और हम लगातार चिंता का विषय है। और अब लगता है कि मौसम ने पलटा खाया है, कहीं पे मतदान का बहिष्कार किया जा रहा है। तो अब लगता है कि दोपहर बाद में, कुछ देर बाद में इसमें नहीं होगा तो फिर चिंता की लकीरें बढ़ सकती है राजनीतिक दलों के लिए। नहीं, मतदान बढ़ेगा इसमें, और अभी मतदान बढ़ेगा। 100% मतदान पिछली बार से ज्यादा होगा। और मैं तो ये कह रहा हूँ 2019 के चुनाव से भी ज्यादा मतदान इस बार आपको देखने को मिलेगा। लोग निकल रहे हैं, घर से आ रहे हैं, हमारे पास बाकायदा अपडेट आ रहा है, हम बात कर रहे हैं, चिन्ह हो रहे हैं, लोग अपने टिक लगा रहे हैं, कौन सा परिवार चला गया, कौन सा परिवार रह गया, कौन सा परिवार बाहर है, कौन सा परिवार शाम को आएगा। आप देख लेना, ये मतदान इस बार पहले से ज्यादा होगा और भारतीय जनता पार्टी पहले से ज्यादा मतों से जीतेगी। चले, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव में रोकना चाहूंगा। खैर, हर पार्टी का अपना एक दावा है। यशवर्धन जी कह रहे हैं कि जो योजनाएं हैं सरकार की, उनके खिलाफ वोट डाल रहे हैं। नरेंद्र कटारा हैं, उनका कहना है कि राष्ट्र हित में वोट कर रहे हैं। हालांकि हर मतदाता राष्ट्र हित में ही करता है, वो अपने अपने एजेंडे पे लेकर के जाया जा सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति जो राष्ट्र में है वो राष्ट्रवादी है। किसी के कहने से स्थितियां नहीं बदल सकती। ये कहना अपना एक राजनीतिक दलों का एक अलग एजेंडा हो सकता है, क्योंकि हम किसी पे उंगली नहीं उठा सकते। तो चले, हम फिलहाल पैनल के साथ में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर। बहुत बहुत